क्लास 12th गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के अंदर में अपने पास में नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। देखो लास्ट क्लास के अंदर में हमने क्या किया था, एक कंडक्टिंग था और सॉलिड स्फीयर था। इसके अंदर हमारे पास में क्या है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। ठीक है, लेट अस अज्यूम मेरे पास में कोई एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, मेरे पास में आर है और इसके इनसाइड में चार्ज लेट अस अज्यूम क्यू डैश चार्ज माना है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हर जगह जो यूनिफॉर्मली क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये मान लो मेरे पास में ये जो है नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। ठीक है, अब इसके बाहर से एक कंसिडर कर रहा हूँ मैं एक एरिया, कहीं किसी भी एक एट एनी पॉइंट के ऊपर मैं क्या निकालूंगा, फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। मान लो ये मान लिया मैंने आर दूरी के ऊपर में है। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर में अब जब हम फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो वो हमेशा फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है। तो इसकी फील्ड इंटेंसिटी कैसे रहेगी, बाहर की तरफ में, ये आउटवर्ड होगी। ठीक है, अब अगर मैं पहले कहीं पे एक एट एनी पॉइंट के अगर बात करूं, ठीक है, लेट अस अज्यूम यहाँ कहीं पे बात कर लूं, ठीक है, इसके अंदर में तो एक सरफेस कंसीडर करते हैं जिसको हम क्या नाम बुलाते हैं, गैसियन सरफेस नाम देते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन है इफ क्यू डैश इज अ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस देन फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो हमारे पास में अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या कहता था गॉस थ्योरम, देखो हमने पढ़ा था दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ किसका, ई डॉट डी एस का बराबर होता था अपने पास में किसके, दैट इज क्यू डैश, जो हमारे पास में चार्ज कंसीडर किया है हमने। ठीक है, चार्ज कंसीडर किया क्यू डैश अपॉन में क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम लेंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक्चुअल में होता क्या है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। जो एप्सिलॉन नॉट होता था वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती थी किसकी, कंडक्टिंग बॉडी की। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी की। और जब अपने पास में एप्सिलॉन है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए। ठीक है, या फिर हम क्या कहें, इंसुलेटिंग सरफेस के लिए। ठीक है, इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है, इंसुलेटिंग का होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, पास ना करे। ठीक है, इंसुलेटिंग स्फीयर। ठीक है, इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए अपने पास में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, दोनों के दोनों ही कांस्टेंट सेम है, बस ये कंडक्टिंग बॉडी के लिए था और ये किसके लिए है, इंसुलेटिंग बॉडी के लिए है। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ई डॉट डी एस फैक्टर्स हम लेते थे इसके अंदर में, लेट अस अज्यूम ये यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे सरफेस कंसीडर किया तो ये मान लिया मेरे पास में एन कैप है, दोनों की दोनों डायरेक्शन सेम है, तो हटेगा डॉट प्रोडक्ट तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और मेरे पास में जब वैल्यू आएगी कोस जीरो, ठीक है, एंगल क्या है दोनों में, जीरो है, तो वैल्यू क्या होती थी अपने पास में 1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसका इंटीग्रेशन डी एस का, दैट इज क्यू डैश अपॉन में क्या, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है अपने पास में, परमिटिविटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके लिए डीएस के लिए क्लोज का क्या आ जाएगा अपने पास में, सरफेस एरिया, और इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², दैट इज 4πr² आ गया अपने पास में क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन में 4πr², और ये r² अपॉन में एप्सिलॉन, और बड़े वाले आर के लिए ले रहे थे हम, यहाँ पे बड़े वाला आर है। ठीक है, एट एनी पॉइंट के अंदर में हम लिख भी सकते हैं दैट इज आर जो होगा वो छोटा होगा किससे, बड़े वाले आर के लिए। इस आर की बात कर रहे हैं हम, ये जो बड़ा आर है ना, ये रेडियस है। ठीक है, ये वाला रेडियस तो हमारे पास में स्फीयर है, एक बाहर कहीं पे माना है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अपने पास में एट एनी पॉइंट है। ठीक है, कहीं बाहर कहीं पॉइंट है, ये सरफेस अपने पास में स्फीयर ये है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये आ गई अपने पास में पहली इक्वेशन, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट एट सरफेस, अगर सरफेस की बात करता हूं मैं, ठीक है, इसके ऊपर मान लो यहाँ पे अगर मैं सरफेस की बात करता हूँ इसके ऊपर में, ठीक है, तो देखो आर और आर दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, दोनों के दोनों आर क्या हो गए अपने पास में, बराबर आ गए। तो वही इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, दैट इज इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू डैश अपॉन में क्या, ये डैश है भाई, ठीक है, क्यू डैश अपॉन में 4π और ये क्या आ जाएगा, दैट इज r²। ठीक, और इस चीज़ से हमारे पास में क्या चीज़ निकल के आई है, दैट इज ई जो है हमारे पास में, ये सारी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r² के।
ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसको इक्वेशन कर दिया हमने, कंसिडर कर लिया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो, अब कहाँ कहाँ के ऊपर हमने निकाल चुके हैं फील्ड इंटेंसिटी, एट एनी पॉइंट, कहीं बाहर पॉइंट था उसके ऊपर निकाल लिया, सरफेस के ऊपर निकाल लिया। अब इनसाइड द निकालते हैं, ठीक है। जब इनसाइड की बात करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, वॉल्यूम आएंगे, ठीक है। क्योंकि अंदर की तरफ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है, इसलिए हम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। और चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते थे, रो से डिनोट करते थे। तो क्या फॉर्मूला होता था, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो चार्ज क्या है, क्यू डैश है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो अगर इससे चार्ज की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो इस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेट अस अज्यूम, देखो, नाउ चार्ज इनसाइड द सरफेस, ठीक है। सरफेस के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो चार्ज इनसाइड द सरफेस क्या आ जाएगा, दैट इज चार्ज इनसाइड द सरफेस क्यू डैश, मतलब ये देखो क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं इस साइड मल्टीप्लाई करवा दूं तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है। बाकी तो सेम रहे ना, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे जैसे इस इक्वेशन के अंदर बात करें तो अगर मैं चार्ज की तो वैल्यू लिखनी है मुझे, ठीक है, चार्ज की वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि सरफेस के ऊपर तो हमें पता था ना भाई, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको हमने क्यू डैश नाम दे दिया था। ये देखो, ये क्यू डैश नाम दे दिया था, जो सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इनसाइड की बात करें, जब इनसाइड की बात करेंगे तो हम क्या लगाते हैं, चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं कि भैया पूरी वॉल्यूम के अंदर में कितना हिस्से में कितना चार्ज किसको हिस्से में बांटे आया है, ठीक है। हर एक के हिस्से में कितना आया, वो वाली चीज कर रहे हैं हम। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज क्यू डैश, ठीक है। क्यू डैश किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज रो, जो चार्ज डेंसिटी है, इनटू में क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एस। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब आगे क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू डैश इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम, और चार्ज क्या है मेरे पास में, रो क्या है, रो, दैट इज रो को तो रो से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अब फिर से अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वही उसी चीज के अंदर में, सेम फॉर्मूला के अंदर में पुटअप करनी है, दैट इज एप्सिलॉन इज इन फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर थी अपने पास में, दैट इज चार्ज की ले लेते हैं वैल्यू, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, इनटू में क्या है, रो, और नीचे क्या आता था अपने पास में, नीचे आता था 4/4 पाई एप्सिलॉन था इसके अंदर में, और क्या था, दैट इज आर स्क्वायर, ठीक। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 से तो 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, और एक आर स्क्वायर से ये क्यूब हट जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास में वैल्यू बचेगी, पाई कट गया, एप्सिलॉन बचा रहेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन बचा रहेगा, ठीक है, ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन को लिखेंगे इस तरीके से और फील्ड इंटेंसिटी को लिखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे अपने पास में सोल्व होके क्या आ गया, दैट इज ऊपर क्या बचा, एक आर बच गया और एक रो बच गया, एक आर आ गई और एक अपने पास में रो बच गया। नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है एक तो 3, ये रहा 3, और एक क्या है अपने पास में, एप्सिलॉन, ये आ गया। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग में देखो तो रो क्या है मेरे पास में, कांस्टेंट है, और ये क्या है मेरे पास में, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज मेरे पास में फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर, मतलब जितना आर बढ़ेगा उतना क्या होगा, फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। समझ आई कि नहीं आई बात, ये चीज कंडीशन। अब ये इसको इक्वेशन कंसीडर कर देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3। अब 3 चीजें आई हैं अपने पास में, पहली कंडीशन ये, ठीक है, इसके अंदर में दूसरी कंडीशन जब मेरे पास में क्या किया हमने, फील्ड इंटेंसिटी निकाली किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो देखा 1/r² था, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा मेरे पास में इस कंडीशन के अंदर में जितना ज़्यादा आर घटेगा उतनी ज़्यादा फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और इस कंडीशन के अंदर में जितना आर बढ़ेगा उस कंडीशन के अंदर में मेरे पास में क्या होता जाएगा, फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। अब अगर इसकी ग्राफ की बात करें, ठीक है, देखो ग्राफ की बात करते हैं। अगर ग्राफ की बात करते हैं, लेट अस अज्यूम ये अपने पास में एक ग्राफ लिया है, ठीक है, इस तरीके से, जिसके अंदर में इस डायरेक्शन के अंदर में अपने पास में है फील्ड इंटेंसिटी,
ठीक है। और इस डायरेक्शन के अंदर में है अपने पास में डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर भी कह सकते हैं। अब पहली कंडीशन अगर इसकी बात करें तो देखो फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब जितना आर बढ़ेगा उतनी फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक ऐसा पीक पॉइंट आएगा जहां पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और वो केस कौन सा होगा अपने पास में, ये वाला केस, ठीक है, जहाँ पे आर और आर ये वाले केस के अंदर में दोनों के अंदर देखो यहाँ से फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। इनसाइड के अंदर में हमने जब निकालना स्टार्ट किया है तब अपने पास में ये केस आया है, ठीक है, इनसाइड की बात की था ना हमने, तो ये केस आया है कि मतलब जितना फील्ड इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा उतना ही क्या होता जाएगा, आर भी बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर में क्या किया मैंने, ये बढ़ता गया, एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम, ठीक है। अब जब यहाँ इससे बाहर के साइड में निकाला था तो देखो क्या आया था अपने पास में, रिवर्स हो गया था, ठीक है। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ गई अपने पास में, जब स्मॉल आर बराबर है किसके, कैपिटल आर के, ठीक है। और ये रेशियो कौन सा हो रहा था, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्मॉल आर के। अब क्या हो जाएगी, वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है, इस तरीके से। और ये कौन सा है मेरे पास में, जब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का था किसके, 1/r² के। तो ये आ गया अपने पास में क्या, ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से आप बाकी का भी ग्राफ बना सकते हो पीछे वाले का, बहुत इजी है ये।